बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू ही करने जा रहे हैं। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसके हम बच्चे ऑब्जर्वेशंस तक पढ़ चुके थे। आगे हम हाइपोथेसिस को पढ़ने। नेक्स्ट स्टेप बच्चे हमारे पास ऑब्जर्वेशन के बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन हमने बनाई थी अपनी 5 करते हुए, टेस्ट, टच, स्मेल, विजन। टोटल हमने अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जर्वेशन बनाई थी। ऑब्जर्वेशन हमने 2 टाइप्स देखी थी, डिडक्टिव और इंडक्टिव, और मजीद इसके साथ हमने देखा था क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को। ऑब्जर्वेशंस के बाद किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो हम बायोलॉजिकल मेथड अपना रहे हैं, उसमें हमारे पास ऐसे बच्चे फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या चीज है? हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को एक स्टेटमेंट में बदलना है। हम हाइपोथेसिस को कहेंगे द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आइए बच्चे टाइम जाया किए बगैर चलते हैं हाइपोथेसिस की तरफ। Observation do not become scientific observation until they are organized and related to a question. वो कहते हैं ऑब्जर्वेशन जितनी मर्जी आप कर लें, पर उनको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हम उसको तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि उस क्वेश्चन, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम उसको ज्वाइन नहीं कर। सो जब तक एक तो जब तक हम एक ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक तरीके से रिलेट नहीं कर रहे अपने हाइपोथेसिस के साथ, या जो हमारा क्वेश्चन है, तब तक हम उसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते। तो ऑब्जर्वेशन डू नॉट बिकम साइंटिफिक अनटिल ऑब्जर्वेशंस आर ऑर्गेनाइज्ड। हम उस ऑब्जर्वेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन का जो रिलेशन है, जो लिंक बन रहा है उस क्वेश्चन के साथ, उस प्रॉब्लम के साथ, उसको वाजिया करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज हाइपोथेसिस। ये रिलेट करना ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिकली उस प्रॉब्लम से, उस क्वेश्चन से बचे, क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। So we can call the tentative explanation of observation is known as hypothesis. अब हाइपोथेसिस के बच्चे कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, और हाइपोथेसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि शायद ये हमारा ट्रू पोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अगले सेंटेंस में हम इस बात का जिक्र करता है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोपोर्शन दैट माइट बी ट्रू। सो ऑब्जर्वेशन का वो पोर्शन जिसपे हमें उम्मीद है कि ये ठीक होगा, इट विल बी ट्रू, उसको भी हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। कुछ हाइपोथेसिस के बच्चे मेरे पास आगे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला कैरेक्टर ऑफ हाइपोथेसिस, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो ओवरऑल हम बोल सके। जैसे मैं कहूं कि अगर तमाम बर्ड्स फ्लाई करते हैं और तमाम बर्ड्स के पास विंग्स हैं, पैरो एक बर्ड है तो मतलब उसके पास भी विंग्स होने चाहिए। एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट जो हम बहुत सारी चीजों पे अप्लाई कर सकें, जिसकी रेंज, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। जो हाइपोथेसिस है, और जो हाइपोथेसिस है, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। मतलब टेंटेटिव आइडिया का कि कोई फिक्स बात नहीं होनी चाहिए, हम रिजल्ट की तरफ तो नहीं पहुंच गए, एक सोच है। तो इसमें अनसर्टेनिटी, इसमें अनडिफाइनेबल चीज, इसमें मतलब हम किसी चीज को फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, सो वी केम टू नो दैट के हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक टेंटेटिव आइडिया है। अगला कैरेक्टरिस्टिक बच्चे, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। जो हाइपोथेसिस है, इसको हमने ऑब्जर्वेशन से लिंक किया हुआ है। सो इट शुड एग्री विद द ऑब्जर्वेशंस। जो रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है उससे
हमारे हाइपोथेसिस को रिलेट करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ रही है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। वो जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको जितना सिंपल, जितना हम उसको रियलिटी के करीब और जितना सिंपल रख सकते हैं वो शुड कीप इट। तो जो हमारे हाइपोथेसिस है उसको हमने सिंपल से सिंपलेस्ट रखना है। एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल। हमारा जो हाइपोथेसिस है हमें 100% नहीं है कि ये दुरुस्त है, तो इसमें फॉल्स होने के, गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हमने कोई हाइपोथेसिस बना ली है तो इस बात पे हम अड़ नहीं गए, इस बात में हमारी जिद नहीं है कि हाइपोथेसिस ट्रू है, इसमें फॉल्स होने के चांसेस भी हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ वे टू शो हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि हम हाइपोथेसिस में कोई फिक्स बात नहीं कर रहे, हम रिजल्ट नहीं दे रहे, हम ऑब्जर्वेशन को डिडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमारी जो बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस थी उनमें से कुछ काम के ऑब्जर्वेशंस को हमने इकट्ठा किया, उनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा और अपना एक आइडिया जाहिर किया कि शायद ये आइडिया रियलिटी के करीब है। तो वो आइडिया क्या रियलिटी हो गया? नहीं, सिर्फ आइडिया शो हमने किया है, आइडिया पुट ऑन किया है कि रियलिटी के करीब हो सकता है। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं अगले। आफ्टर हाइपोथेसिस बच्चे हमारे पास आता है स्टेप डिडक्शन। हमने भी हाइपोथेसिस के बाद अपने हाइपोथेसिस से कुछ डिडक्शन करनी है, कुछ चीजों को निकालना है। तो आइए देखते हैं इस स्टेप में हमारे पास क्या आता है। इन नेक्स्ट स्टेप biologists draw deductions from the hypothesis। जो हाइपोथेसिस के बाद स्टेप है डिडक्शन वाला, उसमें बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस से कुछ डिडक्शन निकाल रहे हैं। Deductions are the logical consequences of hypothesis। जब हमने अपनी हाइपोथेसिस में लॉजिकल एंड रीजनिंग को इंक्लूड कर दिया, जब हमने लॉजिक्स को और रीजंस को अपने हाइपोथेसिस में इंक्लूड कर दिया तो उसको हम कहेंगे दे आर डिडक्शंस। So deductions are the logical consequences of hypothesis. For this purpose, a hypothesis is taken as true and accepted results are drawn from it। हाइपोथेसिस से डिडक्शन कैसे हम निकाल रहे हैं? हम फर्ज कर लेते हैं, सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस करेक्ट है, और हम कहते हैं अगर हमारे हाइपोथेसिस करेक्ट है, अगर मॉस्किटो से ही मलेरिया फैल रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा वो हम सोच लेंगे। अगर ऐसा, इसमें हम यूज करते हैं बच्चे इफ एंड देन लॉजिक को। हाइपोथेसिस को फर्जी तौर पर ट्रू सोच लेते हैं और हम कहते हैं अगर ऐसा होगा तो कैसा रिजल्ट आएगा। अगर हमारी हाइपोथेसिस ये ट्रू है तो तब क्या रिजल्ट है। तो बच्चे जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड, if a particular hypothesis is true, then one should accept deduction as a certain result। अगर हमारे हाइपोथेसिस ठीक थी और उसको सपोज भी हमने किया कि हमारे हाइपोथेसिस ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हाइपोथेसिस से डिडक्शन निकल रही है वो नियरली इक्वल टू द रिजल्ट है, उसको हम एक सर्टेन रिजल्ट समझ सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इफ एंड देन लॉजिक। और जो हमारा हाइपोथेसिस है बच्चे, इसमें जो हमारी लॉजिक्स है इनको हम कंसीडर करते हैं इफ एंड देन लॉजिक्स। क्या कि अगर वाकई में मॉस्किटो से मलेरिया फैल रहा है तो तब हमें मॉस्किटो के ब्लड में भी प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। तो हमने अपने हाइपोथेसिस को फिल वक्त के लिए सही माना, इफ एंड देन लॉजिक को इस्तेमाल किया। तो ये आगे बच्चे हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन के बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन का। एक्सपेरिमेंटेशन ही वो पॉइंट है जो हमें बताएगा कि क्या हमारा रिजल्ट ठीक है या गलत है। मतलब कि क्या जो हम बात सोच रहे थे, जो ऑब्जर्वेशन हमने की, उसकी हाइपोथेसिस बनाई, उसकी डिडक्शन की, ये स्टेप एक्सपेरिमेंटेशन का।
एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप हमें बताएगा कि क्या जो बात हम सोचे थे वो दुरुस्त है। अगर एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, हमारी बात दुरुस्त निकले, तो हमारे पास एक एविडेंस आए तो उस बात को प्रूव करने के लिए। टिल हाइपोथेसिस और डिडक्शन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। एक्सपेरिमेंट करने से हमारे पास एविडेंस आ जाएगा। द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहता है जो बेस बन रहा है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास बेस बन रही है वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम बायोलॉजिकल मेथड को कहेंगे कि हमने ठीक अपनाया या गलत अपनाया, हमारी हाइपोथेसिस ठीक थी या गलत थी। और अगर तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ठीक आया, जो हम सोच रहे थे वैसा ही आया, तो अब हमारे पास एक एविडेंस हो चुका है। अब हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, एक लॉजिकल रीजन आ चुकी है, एक एविडेंस आ चुका है अपनी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस के लिए। Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है? अपनी हाइपोथेसिस को देखना कि क्या हमारी हाइपोथेसिस ठीक है, क्या क्या हमारी हाइपोथेसिस गलत तो नहीं है। The deductions which are drawn from hypothesis are subjected to testing. क्योंकि जो डिडक्शंस हमने हाइपोथेसिस से निकालनी, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाले एरिया में हम उस through experimentations biologists learn which hypothesis is correct. अब एक्सपेरिमेंटेशन से बच्चे बियोलॉजिस्ट को क्या फायदा हो रहा है? एक्सपेरिमेंटेशन से बियोलॉजिस्ट को जानने में मदद मिल रही है, पहचानने में मदद मिल रही है कि कौन सी वाली हाइपोथेसिस ठीक है और कौन सी वाली हाइपोथेसिस गलत है। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्सपेरिमेंटेशन में अपनी डिडक्शन और हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। Through experimentation, a biologist learn which hypothesis is correct. The incorrect hypotheses are rejected and one which proof is accepted. वो hypothesis जो एक्सपेरिमेंट में कामयाब हुई उसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं और उस पर हम मजीद वर्किंग को शुरू कर देते हैं, और जो फॉल्सिफाइड होगी उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted. जो hypothesis correct साबित हुई उनको हमने accept कर लिया। An accepted hypothesis make further prediction that provide an important way for further testing its validity. वो कहता है जो एक हमारी hypothesis true साबित हुई, ये मजीद predictions की तरफ, मजीद एक्सपेरिमेंट्स की तरफ रास्ता खोल रही। जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हमारे हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई, ये हमें एक रास्ता बता रही है मजीद प्रेडिक्शंस की तरफ, मजीद एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ, मजीद नॉलेज की तरफ लेके जा रही हैं। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बच्चे आते हैं हमारे लास्ट दो स्टेप, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट हो गया, अब हम पाई चार्ट्स की मदद से, उसके बाद आप कह सकते हैं ग्राफ की मदद से, फ्लो चार्ट्स की मदद से अब हम अपने रिजल्ट को समराइज करना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमने अपने भी रिजल्ट को कंक्लूड करना है, अपने रिजल्ट को अखज करना, निकालना है। वो पाई चार्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वो स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है, उसमें हमें रेशियो प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करना पड़ सकता है, हमें उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो बियोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। वो कहते जो असल क्वांटिटेटिव डाटा है वो हमें एक्सपेरिमेंट से मिल रहा है। जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास हर चीज की क्वांटिटी एक्यूरेट आएगी। हमें पता होगा कि ऑक्सीजन की हमने कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल की फोटोसिंथेसिस में, हमें पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए इन फोटोसिंथेसिस, हमें पता होगा हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी फोटोसिंथेसिस इस्तेमाल की, कितनी ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज की। Data for each group are then averaged and compare statistically. तो मैथ्स के टूल को इस्तेमाल करते हुए, स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सपेरिमेंट में से उसके रिजल्ट्स को कंक्लूड कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को ड्रॉ कर रहे हैं।
To draw conclusions, biologists also use statistical analysis, मतलब कि पाई चार्ट्स को इस्तेमाल कर लिया, रेशियो को इस्तेमाल कर लिया, प्रोपोर्शन को इस्तेमाल कर लिया। अब रिजल्ट मान गए बच्चे, रिजल्ट्स के हमने कंक्लूजन निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट काम है इनको पब्लिश करना। अब हम रिजल्ट्स को पब्लिश करने जा रहे हैं। तो लास्ट स्टेप बच्चे हमारे पास किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आता है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meeting, and in seminar at colleges and universities. वो कहता है रिजल्ट निकाल लिए, कंक्लूड कर लिए, अब उनको पब्लिश करने की बारी है, दुनिया को बताने की बारी कि हमारे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या हासिल किया, ये हमारे हाइपोथेसिस ट्रू है। तो वो अपने रिजल्ट्स को मैगजीन में शाया करेंगे, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट जर्नल्स में, सेमिनार्स में, नेशनल और इंटरनेशनल जो सेमिनार्स हो रहे हैं रिलेटेड बायोलॉजी उसमें पब्लिश करेंगे, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पब्लिश करेंगे। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। अगर एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो क्या वो सारा नॉलेज अपने पास रख लेगा? उसका तो उसको कोई फायदा नहीं है। तो उसको चाहिए उस नॉलेज को लोगों तक फैलाए, लोगों को तक लेके जाए। तो थ्रू पब्लिशिंग ऑफ जर्नल्स, मैगजीन्स, सेमिनार्स के थ्रू ही हो सकता है। आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। इट ऑल्सो अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई द रिजल्ट्स और अप्लाई नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम। वो कहते हैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने में दूसरे लोगों को बड़ी मदद मिल सकती है। लोग इसके खिलाफ भी एविडेंस लाने की कोशिश करेंगे और ये सरवाइव करता जाएगा। तो उसके काम को मजीद सपोर्ट मिलती जाएगी और साथ ही साथ वो जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट साइंटिस्ट ने पब्लिश किया है वो दूसरे और रास्ते खोलेगा प्रेडिक्शंस के लिए, दूसरे और रास्ते नॉलेज के लिए। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बच्चे समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बच्चे अल्लाह हाफिज।